वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं 2025 की मलयालम मूवी की स्टोरी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम विमला और मनोज की शादी की पहली रात को देखते हैं। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले अपने पास्ट के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। मनोज बताता है कि मेरे कॉफी शॉप पे एक साल पहले एक लड़की आया करती थी जो मुझे बहुत सुंदर लगती थी। मैं मालिक की नज़र से बचकर उसे डेली फ्री में मसाला डोसा खिलाया करता था। जब काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन वो सामने से मुझसे बात करने आई। मुझे लगा हमारी बात आगे बढ़ने वाली है, लेकिन उसने मुझसे पता है क्या पूछा? भैया, आप मेरे पति की यहाँ पे नौकरी लगवा सकते हैं क्या? उनके पास रोजगार नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पहले वो शादीशुदा है। इसके बाद दोस्तों विमला बताती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी ना तो मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, पर उसने मुझे चीट किया। जिसके बाद मैंने कभी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना सही नहीं समझा। पर उसकी एक बात थी, वो ना बहुत ही अच्छा गाना गाया करता था। मुझे उसके गाने की याद आज भी आती है। तो मनोज कहता है कि मैं भी अपने स्कूल के दिनों में अच्छा गाया करता था, तुम्हें मैं कुछ गाकर सुनाऊं क्या? वो कहती है हाँ। और तब मनोज एक गाना गाना शुरू करता है और साथ में जैसे विमला गाने लगती है तो इनके दरवाजे पे दस्तक होती है दोस्तों किसी की। मनोज दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने बापूजी मिस्टर भास्कर खड़े हैं। वो कहते हैं कि इतनी रात में गाना कौन गा रहा है? मनोज कहता है कि मैं। तो वो कहते हैं कि आज से पहले तो मैंने कभी तुम्हें गाते हुए सुना नहीं, फिर आज ये तुम्हारे अंदर किशोर कुमार कहाँ से आ गया? तो मनोज कहता है वो क्या है ना कि विमला ने कहा सुनाने के लिए तो बस। और तब भास्कर कहते हैं कि वो जो कहेगी तू वही करेगा क्या? इसके बाद वो विमला से कहते हैं कि बेटे, तुम्हारे दहेज में जो डायरी मिली है उस पे तो तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, पर क्या इसे मैं रख सकता हूँ? तो वो हाँ कर देती कि रख लीजिए। तब जाकर कहीं भास्कर वहां से जाते हैं और ये दोनों अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब अगली सुबह मनोज इशारे से विमला का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है तो उसके बापूजी देखने लगते हैं और तब मनोज को खुलकर कहना पड़ता है कि पापा मैं तो विमला को बुला रहा हूँ। जिससे बापूजी देखते हैं कि मेरे बेटे ने थोड़ी सी जमीन खोदी है और वो अपनी बीवी के हाथों से एक आम का पौधा लगा रहा है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसकी वाइफ का हाथ शुभ होगा। यहाँ से दोस्तों 4 साल बीत जाते हैं पर अभी तक इनका कोई बच्चा नहीं होता। लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, खासकर बापूजी काफी अपसेट होते हैं। वो तो बातों ही बातों में ताना भी मार दिया करते हैं कि जैसे शादी के अगले दिन मनोज ने अपनी वाइफ के हाथों से वो आम का पौधा लगाया ना, वो तो पेड़ बन चुका है मगर उसमें अभी भी फल नहीं आ रहे। और देखा जाए तो ना इस पेड़ में फल आ रहे हैं और ना ही इस पेड़ को लगाने वाले में फल आ रहे हैं। मतलब समझ गए ना दोस्तों आप? ऐसा सुन सुनकर विमला बहुत ही हर्ट होती है और फिर ये लोग रेगुलरली डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर का तो कहना होता है कि आप दोनों बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस पीरियड के 14वें दिन आप दोनों खुलकर प्यार कीजिए, बाकी भगवान की दया रही तो जरूर आपकी गोद में बच्चा आएगा। और दोस्तों उनको ये तरकीब काम कर जाती है। विमला के पीरियड मिस हो जाते हैं तो वो कॉल करके मनोज से प्रेगनेंसी के बारे में बताती है कि किट लेकर आ जाना, और अगली सुबह ही चेक करती है तो टेस्ट पॉजिटिव आता है। और तब खुशी में मनोज जाकर अपने बाबूजी को जगाता है और उन्हें ये खुशखबरी देता है। पर ये क्या दोस्तों, वो कोई खास रिएक्शन नहीं देते। उनका तो बस यही कहना होता है कि 4 साल से कोशिश कर रहे हो, अब जाकर सफलता मिली, जाओ जाकर सो जाओ, अभी बहुत सुबह है, कहकर वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि बापूजी अपनी डायरी में लिख रहे थे कि भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया, आखिरकार मेरी आपने प्रार्थना स्वीकार कर ली। यानी दोस्तों वो खुश तो बहुत ज्यादा है मगर अपने बेटे के सामने बिल्कुल नहीं दिखा रहे। इसके बाद सीन लगभग 2 साल के बाद होता है शिफ्ट। इनके घर पे एक बेटा लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम इन्होंने अभी रखा है। घर में चारों ओर खुशहाली होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। पर एक दिन अचानक विमला अभी को बड़े गौर से देखती है। वो उसे टुकटुकी लगाकर देखती रह जाती और रात में अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है कि अभी हमारा बेटा नहीं है। उसका ना नाक नक्श हमसे मिलता है ना ही कुछ। मनोज कहता है कि अभी वो 1.5 साल का ही तो है, जब बड़ा हो जाएगा तो दिख जाएगा हमारी तरह। लेकिन विमला कहती नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, 1-2 साल के बच्चों में उनके पेरेंट्स की झलक दिखने लग जाती है। पर ये तो बिल्कुल हम दोनों से मिलता ही नहीं, किसी पे भी नहीं गया है। अब मनोज तो नींद में था, वो कहता है कि यार ये उल्टा पुल्टा मत सोचो, सो जाओ शांति से। अगली सुबह जब मनोज अपने बेटे को घुमाने के लिए लेकर जाता है ना, तो वापस आने पे विमला उससे पूछती है, कहाँ लेकर गए थे मेरे बेटे को? मनोज कहता है, अच्छा मेरा बेटा, पर कल रात तो तुम कह रही थी कि हमारी तरह नहीं है, हमारा बेटा नहीं है, दिन में कुछ और रात को कुछ और। तो विमला कहती है, मैं नींद में नहीं थी, मैं उस समय भी सीरियस थी और अभी भी सीरियस हूँ। अब मनोज परेशान हो जाता है। वो जब रेस्टोरेंट जाता है ना तो वहां पे अपने बेस्ट फ्रेंड वसंत से अकेले में कहता है कि यार कोई अच्छे से साइकेट्रिस्ट को जानता है क्या? वो क्या है ना, पहले हम जिस साइकेट्रिस्ट को दिखाते थे उसका ट्रांसफर हो गया है। तो वसंत पूछता है क्या हो गया इस बार, फिर से विमला को साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है क्या? तो मनोज उसे विमला की कही हुई बात बताता है कि विमला ऐसा कह रही है कि उसे ऐसा लगता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, किसी और का है। इसके बाद दोस्तों जब मनोज घर जाता है तो विमला से कहता है, कल हम डॉक्टर से मिलेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। विमला पूछती, क्यों, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों मिलेंगे डॉक्टर से? तो वो खुलकर नहीं कह पाता कि मुझे नहीं तुम्हें हुआ है, पर वो इतना जरूर कहता है कि तुम्हें जो कंफ्यूजन हो रही है ना उसके बारे में हमें एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए। पर वो कहती है कि तुम्हें लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है ना। अरे माना कि अभी के जन्म के बाद मैं पोस्टमार्टम का शिकार हो गई थी,
डिप्रेशन की वजह से मुझे साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी डिस्कशन होता है। तो विमला एक बात पॉइंट आउट करती है कि देखो तुम्हारा पूरा खानदान काला सा है, मेरा भी, तो फिर हमारा बच्चा इतना गोरा कैसे हो सकता है? इसका तो नाक नक्शा हाव भाव भी हमसे मैच नहीं करता, कुछ तो झोल है। मेरा मन नहीं मान रहा कि हमारा बेटा है। और तब आखिर में मनोज मान जाता है कि ठीक है बाबा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अगली सुबह जब विमला जागती है तो देखती है कि मनोज अभी के साथ गया हुआ है। बापूजी से पूछने पे पता चलता है कि दोनों बाप बेटे साथ में कहीं बाहर गए हुए हैं। फिर दोस्तों हम मनोज को देखते हैं जो कि वसंत के घर पे आया होता है। वो उसकी राय जानना चाहता है। वसंत बड़े गौर से पहले मनोज और अभी का चेहरा मिलाता है और फिर विमला की फोटो से अभी का चेहरा मिलाता है और आखिर में कहता है कि वैसे भाभी जी कह तो सही रही है मनोज, अभी तो बिल्कुल तुम दोनों में से किसी पे भी नहीं गया है। इसके बाद दोस्तों जैसे मनोज उदास होकर घर आता है तो विमला समझ जाती है कि हो ना हो ये जरूर अपना दुखड़ा वसंत के पास गया होगा रोने के लिए। तो वो मनोज को कन्फ्रंट करती है। वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं उसकी राय जानने के लिए गया था, उसने भी यही कहा कि ये हमारे जैसा नहीं दिखता। तो विमला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या जरूरत थी उस वसंत को सारी बातें बताने की। अब देखना ये बात कैसे आग की तरह फैलती है। मनोज कहता है कि नहीं नहीं, मैंने वसंत से प्रॉमिस लिया है कि ये हम दोनों के बीच की बात है, किसी और को मत बताना। विमला कहती है अच्छा, प्रॉमिस तो उसने पोस्टमार्टम डिप्रेशन के वक्त भी किया था, फिर क्या हो गया? मेरे पोस्टमार्टम का तो उसने लोगों को ऐसे बताया जैसे कि कोई मिठाई बांटने की चीज हो। मुझे तो वसंत पे एक पैसे का भरोसा नहीं है। और दोस्तों हम देखते हैं कि विमला का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो अपनी बीवी को ये बात बताने ही जा रहा था। तभी उसे विमला मनोज के फोन से कॉल करती और धमकाती है कि देखो वसंत, अगर तुमने किसी के भी सामने अपना मुंह खोला ना तो मैं तुम्हारी और सुनंदा के अफेयर के बारे में सबको बता दूंगी, खासकर तुम्हारी बीवी को। तब वसंत डर जाता है और अपना मुंह बंद कर लेता है कि ठीक है। इसके बाद मनोज अपने काम से छुट्टी लेने जाता है। वो अपने बॉस से झूठ कहता है कि मेरे बापूजी को डेंगू हो गया है, इसलिए मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। और फिर जैसे मनोज निकलने लगता है तो उसे वसंत पकड़ लेता है और कहता है कि तूने भाभी जी को मेरे और सुनंदा के बारे में क्या क्या बता रखा है रे? ये तो हम दोनों के बीच की बात थी ना। और तब मनोज ये कहकर बात टाल देता है कि जरा जल्दी में हूँ, बाद में बात करता हूँ। इसके बाद वो जाता है उस हॉस्पिटल में जहाँ विमला की डिलीवरी हुई थी। वहाँ उसकी जान पहचान की एक नर्स काम करती है। वो चुपके से उसको सारी बातें बताता है और कहता है कि 23 सितंबर 2022 को इस हॉस्पिटल में जितने लोगों की डिलीवरी हुई थी मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए। पर वो नर्स ये कहकर मना कर देती है कि भैया आपको तो पता है ना, मेरी मॉम की मौत के बाद मुझे यहाँ जॉब मिली है, मैं कुछ भी ऐसा वैसा करके अपनी जॉब खोना नहीं चाहती। यहाँ चारों ओर कैमरा लगे हुए हैं। और तब एक मेल स्टाफ इनकी छुप कर बातें सुन लेता है और वो कुछ पैसों के बदले मनोज का काम करने को तैयार हो जाता है। फिर मनोज जाता है एक एक करके उन लोगों के घर पे जिनका इस हॉस्पिटल में 23 सितंबर 2022 में बच्चा हुआ था। दिन का टाइम था तो घर के मर्द तो काम पे जा चुके होते हैं। वो घर की औरतों को बेवकूफ बना देता है कि मैं तो जनगणना करने के लिए आया हुआ हूँ, या कहीं कहता है मैं बच्चों की पोलियो वैक्सीन के बारे में पता करने आया हूँ कि बच्चों ने पोलियो की ड्रॉप ली है या नहीं। फिर वो बातों ही बातों में बच्चे की फोटो क्लिक कर लेता है। इस तरह से दोस्तों वो एक दो घर में जाकर बच्चे की फोटो लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर उसका सामना होता है एक ऐसी औरत से जिसका डिवोर्स हो चुका था अपने हस्बैंड से। इसीलिए जैसे मनोज कहता है कि ये मिस्टर संजय का घर है तो वो भड़क जाती है। और जब मनोज बच्चे की फोटो क्लिक करने की कोशिश करता है तो वो मनोज को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि जाकर कह देना संजय से कि अपने बेटे को देखना है तो जाकर कोर्ट से परमिशन लेकर आइए, इस तरह किसी और को भेजकर बेवकूफ मत बनाओ मुझे। दरअसल दोस्तों उस लेडी को लग रहा था कि ये मनोज संजय का कोई फ्रेंड है। खैर एक झापड़ खाने के बाद मनोज का सारा जोश ठंडा हो जाता है और वो वापस अपने घर और अपनी वाइफ से कहता है कि हमारा अभी ही हमारे लिए काफी है, हमें ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अगले दिन अपने ऑफिस चला जाता है जहां उसके बॉस सारे एम्प्लॉयज को अपने घर पे पार्टी पे दावत देते हैं। दरअसल दोस्तों मनोज के बॉस मुस्लिम है और जब वो रात को पार्टी एंजॉय कर रहा होता है तो उसे अपने बॉस के घर एक लड़की फिजा दिख जाती है जिसने भागकर शादी की थी, पर अब उसके घर वालों ने उसे अपना लिया था। तो वो बीच में आना जाना करती रहती है। उसके हाथ में एक बच्चा होता है दोस्तों। उसे मनोज ने पहली बार देखा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बच्चे को बहुत पहले से जानता हो। इसीलिए वो बच्चे की फोटो क्लिक कर लेता है और अपनी वाइफ को जाकर दिखाता है। तो वो ये बात भी हाईलाइट करती है कि फिजा तो गोरी है, फिर उसका बच्चा हमारी तरह काला कैसे। और तब विमला फिजा को सोशल मीडिया पे स्टॉक करती है और उसके हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन निकालती है। जिसके बाद दोस्तों मनोज अगले दिन जाता है फिजा के हस्बैंड हारिस के ऑफिस में। वहां वो सारी बात हारिस को बताता है कि मेरी वाइफ और आपकी वाइफ दोनों की डिलीवरी सेम डे पे सेम हॉस्पिटल में हुई थी। हम काले कपल हैं पर हमारा बच्चा गोरा है और आप दोनों गोरे कपल हो पर आपका बच्चा काला है। मैं चाहता हूं कि एक बार हम दोनों के बच्चे को हम अच्छे से देखें और अपना अपना बच्चा एक्सचेंज कर ले। ये सुनकर तो हारिस का दिमाग खराब हो जाता है। वो ऑटो बुलाकर खुद मनोज को ऑटो पे बिठा के अपने ऑफिस भेज देता है। फिर जब वो मीटिंग में होता है तो मनोज उसे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करता रहता है।
मीटिंग खत्म होने के बाद दोस्तों हारिस मनोज से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, दिमाग पागल हो गया है तुम्हारा। इसके बाद मनोज अपने घर जाता है जहां आज उसके बापूजी का 70वां बर्थडे सेलिब्रेशन है। बापूजी काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैं अपना 70वां बर्थडे अपने पोते के बिना ही मनाऊंगा, पर वो खुश होते हैं कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे एक प्यारा सा पोता दे दिया, उसी के सहारे मैं अपना बुढ़ापा काटूंगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं दोस्तों हारिस को, जो कि ऑफिस से लौटने के बाद घर आता है जहां उसकी वाइफ फिजा नाइट शिफ्ट में वर्क फ्रॉम होम कर रही होती है और सामने बेबी अकेले ही खेल रहा होता है। हारिस अपने बेटे को थोड़ा प्यार करता है और फिर कुकिंग करने चला जाता है। फिर देर रात में जब फिजा ब्रेक लेती है थोड़ी देर के लिए, तो वो देखती है कि हारिस फोन पे कुछ तो बेबी स्वाइप वाली वीडियो देख रहा है। तभी हारिस को उसके डैड का फोन आ जाता है, वो ईद पे घर आने को कहते हैं। हारिस बहुत खुश होता है घर जाने के लिए क्योंकि इन दोनों ने भाग के शादी की थी और फिजा के घर वाले तो 1 साल पहले ही मान गए थे, मगर हारिस के घर वाले नहीं मान रहे थे। हारिस के घर वाले अब जाकर उनको इन्वाइट करते हैं घर पर, इसीलिए ईद की खुशी में हारिस अपनी बीवी बच्चे के साथ अपने घर आ जाता है। तो वहीं इनको पता चलता है कि घर में दोबारा हारिस को एंट्री उसके बेटे आलान की वजह से मिली है, क्योंकि हारिस के अब्बू अपने पोते से मिलना चाहते थे ना कि बेटे से। वो आलान को सोने की चेन गिफ्ट करते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने पोते से मिल रहे होते हैं। शादी के बाद ही हारिस ने न्यू स्टार्टअप किया था शुरू, पर उसे फंड की कमी हो रही थी। अब जब उसके अब्बू ने उसे दोबारा अपना लिया है तो वो उनसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें करता है, क्योंकि हारिस के डैड काफी अमीर हैं दोस्तों और उनके कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ जान पहचान भी है। अगले दिन की बात है, फिजा और अलान भी अपने घर पे सो रहे होते हैं कि वहाँ सुबह सुबह ही मनोज अपनी वाइफ विमला के साथ आ जाता है। दरवाजा हारिस ही खोलता है और इन्हें अपने अपार्टमेंट में देखकर भड़क जाता है बिल्कुल। वो कहता है कि देखो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो साफ कह दो, इस तरह से हमारे पीछे मत पड़ो। तो मनोज कहता है कि छी 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 छी, हम पैसों के लिए ये सब नहीं कर रहे सर, हमें तो बस अपने बेबी को देखना है, हम बिना उससे मिले यहाँ से नहीं जाने वाले। और तब हार मानकर हारिस को इनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो अपने अपार्टमेंट में कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाह रहा था। इसीलिए वो सोते हुए बेबी को पालने के साथ ही हॉल रूम में लेके आ जाता है। उसको देखते के साथ ही मनोज कहने लगता है कि देखो विमला, हमारे बेटे की नाक बिल्कुल तुम पे गई है और उसका सर देखो कैसा है, मुझ पे गया हुआ है, यहाँ तक कि इसके भी मेरी तरह कम बाल आने लग गए हैं, और हाँ जरा इसकी आंखें तो देखो बाबूजी की तरह। फिर वो अलान की एक फोटो क्लिक करता है और हारिस से कहता है कि आप भी हमारे घर आकर हमारे बेटे को एक बार देख लीजिए, जो कि हमारा नहीं आपका है। ये कहकर ये दोनों हारिस के अपार्टमेंट से निकल जाते हैं, पर फिर से दरवाजा नॉक करते हैं और कहते हैं कि एक बार हम अपने बेटे को गोद में लेना चाहते हैं। तो हारिस तो साफ इंकार कर देता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, जाइए यहाँ से आप लोग। वो जबरदस्ती दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन इस दौरान होता ही है दोस्तों, विमला के हाथ पे थोड़ा चोट आ जाती है। ये दोनों फिर जाते हैं मनोज के रेस्टोरेंट में, वहाँ कॉफी वगैरह पीते हुए बातचीत करते हैं। विमला कहती है जो हुआ सो हुआ, यहीं पे खत्म करते हैं सब कुछ, हमारा बच्चा वैसे भी एक अच्छे घर में है, वहाँ उसकी परवरिश अच्छी होगी। तभी बसंत मनोज को बुलाता है और कहता है तुम्हारी वाइफ को किसी ने जख्मी किया और तुम यहाँ बैंडेज लगाकर नर्स बन रहे हो, अरे सच्चे मर्द हो ना तो बदला लेते, वहीं उसके होश ठिकाने लगा देते। दरअसल दोस्तों वसंत तो उसको उकसा रहा है, क्योंकि भले ही अब मनोज उसके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा, मगर फिर भी वसंत ने अंदाजा लगा लिया है कि जरूर विमला को जख्मी दूसरे पेरेंट्स ने ही किया होगा, जिनके पास इनका असली बच्चा है। आगे दोस्तों मनोज और विमला को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो कंप्लेंट लिखवा देते हैं कि हमारा बेबी एक्सचेंज हो गया हॉस्पिटल में और हमारा बेबी वापस चाहिए हमें। दूसरी ओर हारिस के अब्बू ने एक इन्वेस्टर से लाइन अप कर दिया था, वहीं हारिस गया हुआ था, सारी डील पूरी हो चुकी थी, पेपर्स पे साइन चल ही रहा था कि हारिस को इंस्पेक्टर का कॉल आता है। वो साइड में जाकर बात करता है, पर उसकी बात एक आदमी सुन लेता है और वो जाकर इन्वेस्टर को बता देता है कि अभी हारिस को पुलिस से डील करनी बाकी है, ऐसे आदमी को हम अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते। जब हारिस पुलिस स्टेशन जाता है और उसे सारा मामला पता चलता है कि पुलिस डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है, तो उसे मनोज पे बड़ा गुस्सा आता है। वो ठान लेता है कि मैं तो कोई डीएनए टेस्ट करवाने वाला हूं नहीं, कानून भी इस चीज में जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब इससे मनोज को लगता है कि जरूर हारिस ने पुलिस को पैसे खिला दिए होंगे। वो जाकर वसंत के साथ खूब शराब पीता है और सारी बात उसे बता देता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो वसंत उसको और उकसाता है और सारी सच्चाई फिजा को बताने को कह देता है कि फिजा को बता। जिसके बाद फिजा हारिस पे बड़ा गुस्सा होती है कि इतना कुछ चल रहा है और तुमने मुझे कानो कान खबर नहीं होने दी। ये जानने के बाद हारिस को फिर से मनोज पे बड़ा गुस्सा आता है कि ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो वो सीधे उसी रेस्टोरेंट पे जाता है जहां वेटर का काम करता है मनोज। यहाँ इन दोनों के बीच पहले तो बहसबाजी होती है और फिर हाथापाई तक आ जाती है दोस्तों। दोनों जी जान लगाकर फाइट करते हैं, जिसके बाद तो सारी बात मनोज के पिता को भी पता चल जाती है। वो मनोज को खूब झाड़ते हैं और कहते हैं कि उस रेस्टोरेंट में मैंने 40 साल तक वेटर का काम किया और फिर मेरी ही वजह से तुम्हें वहां नौकरी मिली, पर तुमने तो मेरी इतने सालों की जो कमाई भी इज्जत थी सब लुटा दी। मैं शुरू से ही कहता था ना कि अपनी बीवी की बातों पे मत चलो मत चलो, पर तुम्हें तो जोरू का गुलाम बनना है। और ये बात काफी फैल जाती है दोस्तों, विमला के घर वालों तक को पता चल जाता है और तब विमला का छोटा भाई आकर विमला से पूछता है अगर ये बच्चा
जीजाजी का नहीं है तो कहीं तुम्हारा किसी और के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। सुनकर विमला तो और गुस्सा हो जाती है और अपने भाई को थप्पड़ लगा देती है एक। फिर वो अपने पति के पास आकर कहती है, आप यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं है, दिक्कत बस ये आ रही है कि हम थोड़े गरीब पड़ रहे हैं उन लोगों की तुलना में। ये लीजिए मेरे सोने के कंगन और इसे बेचकर उस इंस्पेक्टर को अपनी साइड कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, जब मनोज इंस्पेक्टर को घूस देने जाता है तो वो लेने से इनकार कर देता है और मनोज को समझाता है कि देखो मनोज, मैंने हारिस से कोई पैसे नहीं खाए, पर वो अपनी जगह पे सही है। अगर वो नहीं मानेगा तो हम उसकी डीएनए टेस्ट जबरदस्ती नहीं करवा सकते, और अगर तुम कोर्ट से ऑर्डर ले आओगे ना तो जब तक कोर्ट ऑर्डर देगा तब तक में दोनों बच्चों की शादी हो चुकी होगी, इतना टाइम लग जाएगा। तो मनोज गिड़गिड़ाने लग जाता है कि आप कुछ तो कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तब इंस्पेक्टर इस केस की तहकीकात करने का फैसला करता है। वो दोनों फैमिलीज और हॉस्पिटल स्टाफ से पूछताछ करता है। फिर वो मनोज को समझाता है कि देखो, उस दिन सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से हुई थी, इसीलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि बच्चा बदल गया हो। इसलिए इस बात पे यही मिट्टी डालो, खत्म करो। बस ये समझो कि ये गलत फहमी थी और अपनी लाइफ कंटिन्यू करो, वरना तुम खुद भी परेशान रहोगे और हमें भी करोगे। इसके बाद मनोज भी उनकी बात मान लेता है। मगर फिर एक दिन दोस्तों, अचानक से फिजा आती है मनोज के पास और कहती मुझे आपके बेटे से मिलना है। फिर वो उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ फिजा मनोज और उसकी वाइफ विमला से कहती है कि देखो, मेरे पति से नफरत मत कीजिए। जब से ये बात पता चली है ना, हम दोनों पता है अलग अलग कमरे में रह रहे हैं। इस चीज से हमारी लाइफ में बहुत असर पड़ गया है, पर अब मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। चलिए चलकर डीएनए टेस्ट करवा ही लेते हैं। इसके बाद दोनों मॉम जाकर अपना अपना डीएनए टेस्ट करवाती हैं और फिर जब फिजा वापस घर आती है तो ये बात हारिस को भी बता देती है, जिससे हारिस और गुस्सा और कहता है कि देखो, मुझे डीएनए टेस्ट के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं अपना बच्चा उस आदमी को दूंगा ही नहीं। और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि ये हो जाएगा। लेकिन फिजा उसे प्रैक्टिकल होने को कहती है और कहती है कि हम इस तरह से तो नहीं रह सकते ना, हमें सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि कोर्ट का सीन, जहां जज कह रही होती है कि डीएनए टेस्ट से यह साबित हो चुका है कि उस दिन हॉस्पिटल में सच में बेबी की अदला बदली हो गई थी। इसलिए कोर्ट दोनों पेरेंट्स की बायोलॉजिकल चाइल्ड की नीड को समझते हुए 8 मार्च को अपने अपने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति देती है। पर दोस्तों, जब वो दिन आता है, मतलब जिस दिन इनको अपना अपना बच्चा बदलना था, तो दोनों बच्चे अपनी माँ से अलग होते खूब रोते हैं, जिससे इनको एहसास हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। इसीलिए ये दोनों फिर से अपने पुराने वाले बेबी को गोद में ले लेते हैं, तभी जाकर वो शांत होते हैं। इसके बाद हारिस मनोज से अकेले में बात करता है और उसे समझाता है कि मुझे इसी दिन का डर था। देखो मनोज, भले ही वो बच्चे किसी तरह से जन्म के बाद बदल गए हों, मगर लगभग 2 साल तक हमारे साथ रहने के बाद वो हमसे अटैच्ड हो चुके हैं। अगर हम उनको खुद से दूर करेंगे तो वो ये बात सह नहीं पाएंगे, और अगर हम अपने अपने बायोलॉजिकल बच्चों को घर ले चले भी ना तो वहां वो दुखी ही रहेंगे। इसलिए एक काम करते हैं, अभी तो वो बात नहीं करते हैं ना, इसलिए जब 18 साल के हो जाएंगे तो हम उन्हें सारी हकीकत बता देंगे और फिर ये फैसला उन पे छोड़ देंगे कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। मनोज भी इस बात का बिना कोई जवाब दिए मान जाता है बस, और अभी के लिए घर आ जाता है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, मनोज को ना घर की साफ सफाई में वो डायरी मिल जाती है, जो कि आपको याद होगा, मनोज के बापूजी ने शादी की पहली नाइट को विमला से कहा था कि ये डायरी मुझे दे दो, भले इस पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है पर मुझे दे दो। इसके बाद उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था, पर 1 साल पहले उनकी डायरी खो गई थी। काफी खोजने के बाद भी उनको वो डायरी नहीं मिली, और आज सफाई के दौरान मनोज के हाथ वो लग जाती है। तो वो ऐसे देखता है कि जरा देखूं बापूजी ने आखिर लिखा क्या है, जिसे पढ़ने के बाद दोस्तों मनोज शॉक्ड और फौरन वो डायरी विमला को दिखाता है, जिसमें उन्होंने सारी हकीकत लिखी होती है। तो हुआ कुछ यूं था दोस्तों कि जिस दिन विमला की डिलीवरी हुई थी उस दिन मनोज काम पे ही था। वहाँ कुछ तो इम्पोर्टेंट पार्टी चल रही थी, इसलिए मनोज को छुट्टी नहीं मिली। तब बापूजी ही विमला को हॉस्पिटल लेके गए थे, और उस दिन नर्स की ड्यूटी पे बापूजी की बहन श्रीलता थी। उसने सबसे पहले बापूजी को बच्चा दिखाया, तो बापूजी को बच्चा बहुत ही काला लगा, उन्हें पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि कम से कम अब तो हमारे घर में गोरा बेटा हो, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के साथ सेटिंग करके बच्चा बदल दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद बापूजी की बहन की भी मौत हो गई हार्ट अटैक से, जिसके बाद उनकी नर्स की जॉब उनकी बेटी को दी गई। और अगर आपको याद होगा तो अपनी फुफेरी बहन से ही मनोज ने हेल्प मांगी थी 23 सितंबर 2022 के दिन, जिनकी भी यहाँ पे डिलीवरी हुई थी, वो चेक करने के लिए। और तब उसने कहा था कि बड़ी मुश्किल से मेरी जॉब लगी है, कहीं ये भी ना चली जाए। ये जॉब मुझे मेरी माँ के मरने के बाद ही मिली है, याद है ना दोस्तों आपको। और अब जाकर दोस्तों इस तरह मनोज और विमला को बापूजी के राज के बारे में पता चलता है, जिसपे दोनों खूब हंसते हैं कि अच्छा, तो सारा खेल बापूजी ने किया। वैसे भी अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों, बच्चा काला हो या गोरा हो, अब इन्हीं का है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अब आप बताइए दोस्तों, बोलोगे ये कौन सी मूवी लेकर आ गए, कुछ था इसमें? नहीं, बस एंटरटेनमेंट, टाइम पास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।